शाहीन बाग दिल्ली के चुनावों का एक बड़ा मुद्दा है। शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन नए नागरिकता कानून के विरोध में हो रहे हैं। इस कानून के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी है। इन अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ी संख्या हिंदुओं की है। ये वो हिंदू है जो भारत की आज़ादी के समय इन देशों में ही रह गए थे और फिर इन हिंदुओं पर अत्याचारों का सिलसिला शुरू हुआ और यही वजह है कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान में 15% हिंदू थे जो अब घटकर सिर्फ 1.5% रह गए हैं। इसी तरह बांग्लादेश में भी हिंदुओं की संख्या 22% से घटकर 8% रह गई है। लेकिन नए नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि ये कानून भारत के मुसलमानों के खिलाफ है। आज हम इसी झूठ का पर्दाफाश करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इस कानून का देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का सिलसिला आजादी के फौरन बाद शुरू हो गया था। पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति नफरत इस कदर बढ़ गई थी कि वहां के पहले कानून मंत्री जो कि खुद हिंदू थे, उन्हें पाकिस्तान बनने के कुछ महीनों के बाद ही इस्तीफा देना पड़ा था और वो 1950 में लौटकर वापस भारत आ गए थे। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि पाकिस्तान में रुककर उन्होंने गलती कर दी। पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री का नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो आज जान लीजिए, पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री का नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। नाम देखकर सुनकर आप समझ गए होंगे कि जोगेंद्र नाथ मंडल हिंदू थे, यानी पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री हिंदू था। जोगेंद्र नाथ मंडल का जन्म पूर्वी बंगाल के बिरसल जिले में हुआ था। जोगेंद्र नाथ मंडल दलित वर्ग से आते थे और उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त जाति व्यवस्था के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था। 1937 में वो कांग्रेस में शामिल हुए। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहुत करीबी थे, लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया तब वो इसके विरोध में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। जोगेंद्र नाथ मंडल ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर अनुसूचित जाति संघ को पूर्वी बंगाल में स्थापित किया था। उस समय पूर्वी बंगाल की राजनीति में दलित और मुस्लिम समुदाय का वर्चस्व हुआ करता था। मंडल को लगता था कि सांप्रदायिक मामलों पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक बड़ा राजनीतिक अंतर है। जब वर्ष 1946 में सांप्रदायिक दंगे फैल गए तब जिन्ना के कहने पर उन्होंने पूर्वी बंगाल के सभी क्षेत्रों में यात्रा की और दलितों को मुसलमानों के खिलाफ हिंसा में भाग न लेने के लिए तैयार किया। उन्होंने दलितों को समझाया कि मुस्लिम लीग के साथ विवाद में कांग्रेस के लोग दलितों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि ये दंगे मुस्लिम लीग द्वारा पूर्वी बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे मनाए जाने के बाद हुए थे। डायरेक्ट एक्शन डे पाकिस्तान के निर्माण से जुड़ा हुआ था। इस दौरान बंगाल में भीषण दंगे हुए। कलकत्ता के नोआखली नरसंहार में पिछड़ी जाति के लोगों समेत कई हिंदुओं की हत्याएं हुई। सैकड़ों हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। कई महिलाओं का अपहरण हुआ। लेकिन फिर भी जोगेंद्र नाथ मंडल ने मुस्लिम लीग को अपना समर्थन जारी रखा। इस दौरान वो जिन्ना के भी बहुत करीबी बन गए। वर्ष 1947 में जब पाकिस्तान बना तब जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान चले गए और उन्हें पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री बना दिया गया। मंडल को भरोसा था कि मुस्लिम लीग के साथ उनके सहयोग से ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे बंगाल की बड़ी आबादी का भला होगा और सांप्रदायिक शांति और सौहार्द की आधारशिला रखी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान जाने के कुछ ही महीनों के बाद उनका यह भरोसा टूट गया। हिंदुओं के प्रति पाकिस्तान की नफरत से आहत जोगेंद्र नाथ मंडल ने 8 अक्टूबर 1950 को पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खां के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और वो भारत आ गए। अपने इस्तीफे में मंडल ने पाकिस्तानी प्रशासन की हिंदू विरोधी सोच का पूरा ब्यौरा दिया था और विस्तार से बताया था कि कैसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। मंडल ने लियाकत अली खां को लिखे गए अपने त्याग पत्र में पाकिस्तान में दलितों और हिंदुओं पर हुए अत्याचार की कई घटनाओं का जिक्र किया। आज जब हम इस बारे में रिसर्च कर रहे थे तो उस दौरान हमें द इंडियन कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स संस्था की 1965 की एक रिपोर्ट मिली। 393 पन्नों की इस रिपोर्ट में हमें जोगेंद्र नाथ मंडल का वो त्याग पत्र भी मिल गया जो उन्होंने तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खां को लिखा था। जोगेंद्र नाथ मंडल का वही त्याग पत्र इस समय मेरे हाथ में है। त्याग पत्र में जोगेंद्र नाथ मंडल ने लिखा है कि गोपालगंज के पास दीगर कुल में एक मुस्लिम की
झूठी शिकायत पर स्थानीय दलित परिवारों के साथ क्रूर अत्याचार किया गया। पुलिस के साथ मिलकर स्थानीय मुसलमानों ने दलित समाज के लोगों को पीटा और घरों को लूटा। एक गर्भवती महिला की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि उसका मौके पर ही गर्भपात हो गया। निर्दोष हिंदुओं, विशेष रूप से पिछड़े समुदाय के लोगों पर सेना और पुलिस ने हिंसा को बढ़ावा दिया। सियालहेट जिले के हबीबगढ़ में निर्दोष हिंदू पुरुषों और महिलाओं को पीटा गया। पाकिस्तान की सेना ने न सिर्फ निर्दोष हिंदुओं को बेरहमी से मारा, बल्कि उनकी महिलाओं को सैन्य शिविरों में भेजने के लिए मजबूर किया ताकि वो सेना की कामुक इच्छाओं को पूरा कर सके। मैं इस मामले को आपके संज्ञान में लाया था। मुझे इस मामले में रिपोर्ट के लिए आश्वस्त किया गया, लेकिन रिपोर्ट आई नहीं। और अगर मैं आपको उनका कुछ अंश और यहां से पढ़कर सुनाऊं, उन्होंने लिखा है, माय डियर प्राइम मिनिस्टर, इट इज विद वेरी हैवी हार्ट एंड अ सेंस ऑफ अटर फ्रस्ट्रेशन at the failure of my lifelong mission to uplift the backward Hindu masses of East Bengal that I feel compelled to tender resignation of my membership of your cabinet। ऐसा उन्होंने लिखा है यहां पर। इसमें आगे इन्होंने यह भी लिखा है कि द न्यूज ऑफ द किलिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट हिंदूज इन ट्रेन्स, यानी ट्रेन्स में हिंदुओं की हत्या की गई, ऑन रेलवे लाइंस बिटवीन, उन्होंने जगहों के नाम लिखे हैं कहां कहां पर यह हत्या हुई, और वो ये कह रहे हैं कि वो इससे बहुत आहत हैं। मंडल आगे लिखते हैं, खुलना जिले के कलशेरा में सशस्त्र पुलिस, सेना और स्थानीय लोगों ने निर्दयता के साथ हिंदुओं के पूरे गांव पर हमला किया। कई महिलाओं का पुलिस, सेना और स्थानीय लोगों द्वारा बलात्कार किया गया। वो आगे लिख रहे हैं, मैंने 28 फरवरी 1950 को कलशेरा और आसपास के गांवों का दौरा किया था। जब मैं कलशेरा में गया तो देखा कि वो स्थान खंडर में बदल चुका है। लगभग 350 घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। मैंने तथ्यों के साथ आपको ये सूचना दी है। ऐसा उन्होंने लिखा है। इसमें काफी लंबी चिट्ठी है उनकी और बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान में उस समय क्या हो रहा था। जोगेंद्रनाथ मंडल आगे लिखते हैं अपने त्याग पत्र में, ढाका में 9 दिनों के प्रवास के दौरान मैंने दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। नारायणगंज और चटगांव के बीच रेल पटरियों पर निर्दोष हिंदुओं की हत्या ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। मैंने पूर्वी बंगाल के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और दंगा रोकने के लिए जरूरी कदमों को उठाने का आग्रह किया। 20 फरवरी 1950 को मैं बरिसाल पहुंचा। यहां की घटनाओं के बारे में जानकर चकित रह गया। बड़ी संख्या में हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया, महिलाओं से बलात्कार हुआ। मैंने जिले के सभी दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। माधा पाशा के जमींदार के घर में 200 लोगों की मौत हुई और 40 घायल हुए। मुलादी में एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया वहां 300 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। मैंने खुद वहां नरकंकाल देखे जिन्हें गिद्ध और कुत्ते खा रहे थे। वहां पुरुषों की हत्याओं के बाद लड़कियों को आपस में बांट लिया गया। राजापुर में 60 लोग मारे गए। बाबूगंज में हिंदुओं की सभी दुकानों को लूटकर आग लगा दी गई। पूर्वी बंगाल के दंगे में 10,000 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हुई। अपने आसपास महिलाओं और बच्चों को विलाप करते हुए देख मेरा दिल पिघल गया और मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान आया था? मंडल ने आगे लिखा है, पूर्वी बंगाल में आज क्या हालात हैं। विभाजन के बाद 5 लाख हिंदुओं ने देश छोड़ दिया है। मुसलमानों द्वारा हिंदू वकीलों, हिंदू डॉक्टरों, व्यापारियों और हिंदू दुकानदारों के बहिष्कार के बाद उन्हें आजीविका के लिए पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की बेटियों के साथ बलात्कार की लगातार जानकारियां मिल रही हैं। हिंदुओं द्वारा बेचे गए सामान की मुसलमान पूरी कीमत नहीं दे रहे। पाकिस्तान में इस समय न कोई न्याय है न कानून का राज, इसलिए हिंदू अत्यधिक चिंतित हैं। पूर्वी पाकिस्तान के अलावा पश्चिमी पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालात हैं। विभाजन के बाद पश्चिमी पंजाब में 1 लाख पिछड़ी जाति के लोग थे। उनमें से बड़ी संख्या को बलपूर्वक इस्लाम में परिवर्तित किया गया है। मुझे एक लिस्ट मिली है जिसमें 363 मंदिरों और गुरुद्वारों को मुसलमानों के कब्जे में ले लिया गया है। इनमें से कुछ को दुकान, कसाई खाना और होटलों में तब्दील कर दिया गया। मुझे जानकारी मिली है कि सिंध में रहने वाली पिछड़ी जाति की बड़ी संख्या में इन लोगों को मुसलमान बनाया गया है। इन सब का कारण एक ही है, हिंदू धर्म को मानने के अलावा इनकी कोई गलती नहीं है। और अंत में वो लिखते हैं, पाकिस्तान की पूर्ण तस्वीर तथा उस निर्दयी एवं कठोर
अन्याय को एक तरफ रखते हुए मेरा अपना अनुभव भी कम दुखदाई और पीड़ादायक नहीं है। आपने प्रधानमंत्री और संसदीय पार्टी के पद का उपयोग करते हुए मुझसे एक वक्तव्य जारी करवाया था जो मैंने 8 सितंबर को दिया था। आप जानते हैं मेरी ऐसी मंशा नहीं थी कि मैं ऐसा असत्य और असत्य से भी बुरा अर्ध सत्य वक्तव्य जारी करूं। जब तक मैं मंत्री के रूप में आपके साथ और आपके नेतृत्व में काम कर रहा था, मेरे लिए आपके आग्रह को ठुकरा देना मुमकिन नहीं था। पर अब मैं और अधिक झूठ, दिखावे और असत्य को अपनी अंतरात्मा पर थोप नहीं सकता। मैंने अब निश्चय किया है कि मंत्री के तौर पर अपना इस्तीफा दे दूं। मुझे उम्मीद है आप बिना किसी देरी के इसे स्वीकार करेंगे। आप इस्लामिक स्टेट के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अब इस पद को किसी को भी देने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी जिन्ना के भरोसे पर पाकिस्तान गए एक हिंदू को पहले तो मंत्री बना दिया गया, फिर उससे पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना पूरा करवाया जाने लगा। यानी पाकिस्तान जो आज कर रहा है उसकी नींव 1947 में ही रख दी गई थी। धर्म के आधार पर बना पाकिस्तान खुद को कभी सांप्रदायिकता से अलग नहीं कर पाया और आजादी के बाद भी पाकिस्तान के हिंदू नर्क जैसा जीवन जीने पर मजबूर हैं। और इसी त्यागपत्र को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने नए नागरिकता कानून के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में अब एक याचिका दायर की है। आज हमने अश्विनी उपाध्याय से भी इस बारे में बात की। मैंने अपनी पिटीशन में जोगेंद्रनाथ मंडल का पूरा उन्होंने क्या क्या कहा है, किस तरीके से वो गोपालगंज गए, बरिसल गए, ढाका गए, मीरपुर गए, चटगांव गए, इन जगहों पे जाके उन्होंने जो देखा है कि छोटी छोटी बात पे पूरे के पूरे दलितों के और हिंदुओं के गांव उजाड़ दिए गए, बहन बेटियों को उठा लिया गया है और हिंदू जो पुरुष हैं, लड़के हैं, उनको सड़क पे काट के छोड़ दिया गया। उनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है। हिंदुओं की लाशों को वहां पे गिद्ध और कौवा खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं। यह बाकायदा मंडल ने अपनी चिट्ठी में लिखा हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है। राहुल गांधी हो या और भी जो सेकुलर लोग हैं, चाहे वो से नेता हैं या बुद्धिजीवी, उनको जोगेंद्रनाथ मंडल के बारे में जानने की जरूरत है कि किस तरीके से उन्होंने सत्ता की खातिर पाकिस्तान का साथ दिया, जिन्ना का साथ दिया, लेकिन जैसे ही सत्ता मिली, जैसे ही पाकिस्तान अपना देश बना, वैसे ही उनको यूज करके फेंक दिया उठा के। जोगेंद्रनाथ मंडल की तरह भूपेंद्र कुमार दत्ता भी पाकिस्तान में ही रुक गए थे। भूपेंद्र कुमार दत्ता ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। ये दोनों पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य भी थे। जब पाकिस्तान में संविधान पर काम चल रहा था तब उन्होंने पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के दर्द को पाकिस्तान की संविधान सभा के बाकी सदस्यों के साथ बांटा, शेयर किया। भूपेंद्र कुमार दत्ता पाकिस्तान में पहले विधायक और फिर सांसद भी बने, लेकिन 1962 में वो भी वापस भारत आ गए क्योंकि वो 1958 में पाकिस्तान में सेना का शासन लागू होने से नाराज थे। जोगेंद्रनाथ मंडल और भूपेंद्र कुमार दत्ता ने अपने जीवन के आखिरी वर्ष पश्चिम बंगाल में ही गुजारे। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन दोनों का जिक्र लोकसभा में अपने भाषण में किया था। शायद देश में बाकी लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इनका जिक्र करते हुए बताया था कि इन दोनों को भी पाकिस्तान के धोखे का शिकार होना पड़ा और बाद में इन्हें भारत में ही शरण लेनी पड़ी थी। भूपेंद्र कुमार दत्त एक समय में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में थे, उसके सदस्य थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 23 साल उन्होंने जेल में बिताए थे। वो एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने न्याय के लिए 78 दिन 78 डे जेल के अंदर भूख हड़ताल की थी और यह भी उनके नाम एक रिकॉर्ड है। विभाजन के बाद भूपेंद्र कुमार दत्त पाकिस्तान में ही रुक गए थे। वहां की संविधान सभा के वे सदस्य भी थे। जब संविधान का काम चल ही रहा था, अभी तो संविधान का काम चल ही रहा था, शुरुआत के दिन थे, और उस समय भूपेंद्र कुमार दत्त ने उसी संविधान सभा में जो कहा था उसे आज मैं दोहराना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग हम पे आरोप मढ़ रहे हैं उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। भूपेंद्र कुमार दत्त ने कहा था, so far as
this side of Pakistan is concerned, the minorities are practically liquefied. Liquidated. Practically liquidated. Those of us who are here to live represent near a core of people still left in East Bengal, live under a total sense of frustration. ये भूपेंद्र कुमार दत्त ने बंटवारे के तुरंत बाद वहां की संविधान सभा में ये दर्द व्यक्त किया था। ये हालत थी स्वतंत्रता के शुरुआत के दिनों से ही अल्पसंख्यकों की, वहां के अल्पसंख्यकों की। इसके बाद पाकिस्तान में स्थिति इतनी खराब हो गई कि भूपेंद्र दत्त को भारत आकर के शरण लेनी पड़ी और बाद में उनका निधन भी ये मां भारती की गोद में। तब के पाकिस्तान में एक और बड़े स्वतंत्र सेनानी रुक गए थे, जोगेंद्रनाथ मंडल। वे समाज के बहुत ही पीड़ित, शोषित, कुचले हुए समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्हें पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री भी बनाया गया था। 9 अक्टूबर 1950, अभी आजादी के और बंटवारे के 2-3 साल हुए थे। 9 अक्टूबर 1950 को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे का एक पैराग्राफ इस्तीफे में जो लिखा था उसको मैं कोट करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा था, आई मस्ट से दैट दिस पॉलिसी ऑफ ड्राइविंग आउट हिंदूज फ्रॉम पाकिस्तान हैज सक्सीडेड कंप्लीटली इन वेस्ट पाकिस्तान एंड is nearing completion in East Pakistan. उन्होंने आगे कहा था, Pakistan has not given the Muslim League entire satisfaction and a full sense of security. They now want to get rid of the Hindu intelligentsia so that the political, economic and social life of Pakistan may not in any way influenced by them. ये मंडल जी ने अपने इस्तीफे में लिखा था। इन्हें भी आखिरकार भारत ही आना पड़ा और उनका निधन भी मां भारती की गोद में हुआ। इतने दशकों के बाद भी पाकिस्तान की सोच नहीं बदली है। वहां आज भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उसी इस्तीफे की जो कॉपी पढ़कर आपको सुनाई और वही इस्तीफे की कॉपी यहां मेरे हाथ में भी है। हम बार बार हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको ये बताएं कि आपको अपने देश के ऐतिहासिक क्षणों के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। आपको अपने देश के इतिहास के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। बहुत सारी जानकारी ऐसी है जिसे हमारे देश के ही इतिहासकारों ने, हमारे देश के पत्रकारों ने और नेताओं ने आपसे छुपा कर रखा, आपको बताया नहीं, क्योंकि वो उनके एजेंडे को सूट नहीं करता था। ये जो आज हमने पूरा आपको सारी बातें पढ़कर बताई हैं यहाँ से, ये सारी बातें वो हैं जो हमारे देश के इतिहासकारों ने आप तक कभी पहुंचने नहीं दी, हमारे देश के पत्रकारों ने कभी आपको बताया नहीं। इसलिए आज हमने जे.एन. मंडल के इस्तीफे की ये कॉपी आपके लिए निकाली और आपको पढ़कर सुनाई, ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि 1947 का जो बंटवारा था वो असल में भारत के इतिहास में सबसे बड़ी सांप्रदायिक घटना थी। और पाकिस्तान का जो चरित्र उस समय था, पाकिस्तान का जो डीएनए उस समय था, आज भी वो वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन जो बदलाव आया है वो ये है कि अब हमारे ही देश में एक हिस्सा ऐसा बन गया है जो कि पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है,
पाकिस्तान के उन्हीं विचारों का समर्थन कर रहा है और वो यहां बैठे बैठे पाकिस्तान की बी टीम की तरह खेलते हैं और पाकिस्तान की इन अत्याचारों के ऊपर वो पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। यही बात हमारे देश के बाकी लोगों को अच्छी नहीं लगती और इसीलिए हम उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं।